नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 20 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस समय ईरान की IRGC ने अपने सरकारी चैनल पे एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद चाहे अमेरिका के सपोर्टर हो, चाहे इजराइल के सपोर्टर हो, तमाम देशों के जो सपोर्टर हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चूंकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक बहुत क्लियर मैसेज देता है और इस वीडियो के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय CNN की रिपोर्ट है कि आने वाले 1-2 दिन में ही ईरान के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है और इस हमले को लेकर अमेरिका ने कितनी तैयारी की है, क्या कुछ किया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही अगर हमला होगा तो ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है, वो बयान इतना ज्यादा अहम है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बयान को आप लाजमी सुनिएगा। और साथ ही इस समय जिस तारिक रहमान की, यानी जो इस समय बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनकी शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला साहब भागे भागे पहुंचे। ओम बिरला साहब को लगा कि इससे भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। आज उसी तारिक रहमान ने भारत को पहला झटका दे दिया है और इस झटके में क्या कुछ किया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान के साथ अगर जंग शुरू हुई तो हिजबुल्ला और हूती भी उसमें आएंगे, और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। दोस्तों, यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताना शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों में से कई सारे लोग हो सकता है ये सवाल पूछे कि भाई साहब आज सेटअप बिल्कुल नया है, आज क्या कोई और बात है। तो इससे पहले कि आप लोग परेशान हो, आप लोग कमेंट करें, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे 2 चैनल हैं। एक जो अभी आप देख रहे हैं, एक प्रखर ट्रू क्राइम करके चैनल है और इस चैनल पे मैं क्राइम की वीडियोस बनाता हूं और मेरे अलग अलग सेटअप भी है। और आज किस्मत ऐसी थी कि मैं अपने मेन सेटअप पे पहुंच नहीं पाया और कायदे से ना आज पहुंच पाऊंगा ना ही कल पहुंच पाऊंगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तबीयत खराब होने की वजह से उस स्टूडियो को छोड़ के मुझे अपने घर आना पड़ा और आप सबके आशीर्वाद से कभी 2 साल पहले मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिल गई थी, तो आज इसी बहाने आप उसको भी देख लें। और अगर तबीयत 2 दिन के अंदर सही हो जाती है तो कल और परसों शाम तक मैं आपको अपने पुराने सेटअप पे ही मिलूंगा। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो दुआ मेरे लिए भी कर दें। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली जो खबर मैं भी अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूं वो निकल के सामने आ रही है अमेरिका के हवाले से। दरअसल अमेरिका भले ही बातचीत कर रहा हो, भले ही अमेरिका चाहे जितना नाटक कर रहा हो कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत के नाम पे ईरान से डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं वो हरकतें कहीं ना कहीं चीख चीख के ये बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत हाल में बातचीत के रास्ते पे ज्यादा कायम नहीं है, ज्यादा बातचीत के रास्ते पे वो चलना भी नहीं चाहते। बस एक सही मौके का इंतजार करके डोनाल्ड ट्रंप हमला करना चाहते हैं। और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मिडिल ईस्ट की सिचुएशन भी कह रही है। साथ ही CNN जो कि बिल्कुल माना जाना एक रिपोर्ट न्यूज चैनल है, वहां से खबर निकल के सामने आई है कि CNN ने दावा किया है कि आने वाले 1 या 2 दिन में, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी सैटरडे को अमेरिका हमला कर सकता है। अब ऐसा क्यों कहा CNN ने, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। दरअसल CNN तमाम चीजों को एनालाइज कर रहा है कि किस हिसाब से तैयारी हो रही है, किस हिसाब से अमेरिका के जहाज पहुंचे। तो इस समय अगर आपको मेन खबर बताओ तो अमेरिका के कम से कम 116 से 120 के करीब नए जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ जा चुके हैं। साथ ही एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जो जेरल फोर्ड ईरान को तबाह करने के लिए आ रहा था, अचानक से उसने अपना रुख बदला है और बदलने के बाद जो जेरल फोर्ड था वो इजराइल की ओर पहुंच गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जो जहाज ईरान को तबाह करने आ रहा था, अचानक से वो इजराइल की तरफ क्यों गया। तो इसके पीछे दोस्तों कहानी यह है कि अगर ये ईरान पे हमला करते हैं तो ईरान ने पहले ही कसम खाई है कि हम सबसे पहले इजराइल को ही मारेंगे। ऐसे हाल में ईरान की मिसाइलों से इजराइल की हिफाजत करने के लिए अमेरिका ने अपना जेरल फोर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको इजराइल के तट पे ले जाके खड़ा कर दिया। अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि अगर अमेरिका को हमला नहीं करना था तो इजराइल की हिफाजत की इतनी चिंता क्यों। बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूं कि भाई साहब अगर आपको हमला नहीं करना था तो आपको इजराइल की हिफाजत की इतनी चिंता क्यों आन पड़ी है। इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है यहां से भी कि ये लोग हमला करना चाहते हैं। भले इनके अंदर खौफ है ईरान की मिसाइल्स का, भले इनके अंदर खौफ है आयतुल्लाह खामनेई का, लेकिन ये उस नस्ल के इंसान है कि ये केवल एक सटीक मौके की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये कॉन्फिडेंस में आते, इन्हें लगता कि अब हमला किया जा सकता है, लेकिन इसी बीच ईरान की IRGC ने अपनी नेवल एक्सरसाइज के वीडियो को जारी किया।
और ये वीडियो इतना ज्यादा अहम है कि इसके बारे में जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि इसके बारे में बताऊं, पहले आप वो वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो आईआरजीसी के नेवल कमांडर हैं वो प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि किसी मिसाइल को दाग के किसी टारगेट को हिट करके कर रहे हैं, ना, ये काम तो बड़े कम पैमाने पे हो रहा। मेन काम जो ईरान कर रहा है अपनी इस नेवी ड्रिल में कि कैसे हम किसी समुद्री जहाज पे कब्जा कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम अमेरिका के अब्राहम लिंकन को, जिलर फोर्ड को, जॉर्ज बुश को और इनके जितने नेवल प्लेन वहां पे पहुंचे हैं, इनके जितने नेवल शिप पहुंचे हैं, उन पे कब्जा कैसे किया जा सकता है, इस बारे में ईरान पहले ही टैक्टिक्स लगा रहा और इस बारे में ईरान पहले ही प्रैक्टिस कर रहा। और इसी बीच पजेस्कियन साहब का बड़ा बयान निकल के सामने आया है। दरअसल ईरान के जो राष्ट्रपति महमूद पजेस्कियन साहब है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम मरने से नहीं डरते हैं, हम शहादत से नहीं डरते। तो हमारे दुश्मन को इस बात का एहतराम होना चाहिए कि अगर आप हम पे हमला करोगे तो ये मत सोचो कि हम आपसे डर जाएंगे और डरने के बाद किसी बंकर में छुप जाएंगे। हम लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जितना मार सकते उतना मारेंगे। क्या कुछ कहा है महमूद पजेस्कियन साहब ने, थोड़ा सा वीडियो में देखिए आप। افتخارم میکنم که برای کشورم دارم تلاش میکنم. برای من سخت اینجوری زندگی کردن. برای اینکه یه آدمی بودم آزاد و رها، کار خودمو میکردم. ولی الان باید آسته بریم، آسته بیاییم، مثلا چه میدونم از این چیزی که اما محافظت میکنم. ولی به خاطر کشورمون آماده ایم تمام زندگیمونو بذاریم و از اینکه شهیدم بشیم افتخار میکنیم. باکی هم از شهادت نداریم، افتخار میکنیم این اتفاق بیفته. ولی اینکه با هم باید دست به دست هم بدیم و تلاش بکنیم کشورمون رو آباد کنیم. ما صادقانه به شما میگم هر کاری از دستمون بر بیاد که راه رو برای توسعه باز کنیم، مطمئن باشید تردید نمیکنیم، با قدرت شبانه روز حاضریم در خدمت شما باشیم. این مسائلی هم که عزیزان ما اینجا گفتن، اون چیزی که به ما مربوط میشه انشالله برگردیم. حالا امروز इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से महमूद पजेस्कियन साहब ने पूरी दुनिया के सामने ये बात बोली कि हम मरने से नहीं डरते हैं। ये मत सोचना कि 2-4-6 मिसाइलें चलेंगी तो हम सीज फायर कर देंगे। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक बयान से ये बात कंफर्म हो गई है कि ये हमला अगर करेंगे तो इनके 4 मेजर टारगेट होंगे। पहला, न्यूक्लियर फैसिलिटी, दूसरा, जितने भी बख्तर बंद इनके सिस्टम बने ईरान के उस पर भी हमला करेंगे, और तीसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा ईरान के पास है उसको भी तबाह करने की कोशिश करेंगे। और चौथा और सबसे खतरनाक और सबसे शैतानी भला जो इनका प्लान है कि हम इनके सरकारी कार्यालयों पे भी हमला करेंगे ताकि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, खामनेई साहब हो गए, सेना के चीफ हो गए, उनको भी हम मार सकें। यानी जंग का एक नियम होता है कि आप मिलिट्री साइट पे ही हमला करते हैं, कभी भी रेजिडेंशियल साइट पे हमला नहीं करते। लेकिन अमेरिका ने उस सीमा को भी लांघ दिया, उस शर्त को भी तोड़ दिया और उस मानवीयपूर्ण कार्रवाई को भी तोड़ दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी 2 देश में जंग होती है तो आर्मी डिपोट को निशाना बनाया जाता है,
सैनिक अगर पकड़ा गया तो उसके साथ भी इंसानियत का व्यवहार किया जाता है, यही जेनेवा कन्वेंशन है। लेकिन इसी जेनेवा कन्वेंशन को, जिसको खुद अमेरिका ने बनाया था, उसको तोड़ने का काम खुद अमेरिका ही कर रहा। लेकिन इसी बीच अब खामनेई साहब ने फाइनली अपनी हुंकार भरी है, और हुंकार भरते हुए खामनेई साहब ने क्या कुछ कहा, थोड़ा सा आप सुने। दरअसल खामनेई साहब ने कहा कि अगर रमजान के पावन महीने में हमारे ऊपर हमला होता है तो ये लोग ये ना सोचे कि हमला केवल हमारे ऊपर होगा या फिर ये केवल ईरान से लड़ेंगे। अगर रमजान के पावन महीने में हमारे ऊपर हमला होता है तो ऐसे हाल में कई सारे ऐसे देश हैं जो हमारे साथ लड़ेंगे। यानी मकसद और मतलब खामनेई साहब का बड़ा साफ है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ऐसा नहीं है कि केवल ईरान लड़ेगा और लड़ने के बाद शहादत पा जाएगा, नहीं। कई सारे छोटे छोटे देश हैं जो तैयारी करके बैठे और तैयारी करके वो अमेरिका की जड़ों को हिलाने में जुटे हुए। और इसी बीच खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो हिजबुल्लाह ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों के जखीरे को फिर से भरना शुरू कर दिया। और अगर आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझें तो आपने देखा होगा कि आए दिन इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला करता है, क्योंकि इजराइल को पता है कि हिजबुल्लाह धीरे धीरे तैयारी कर रहा। और हिजबुल्लाह की तरफ से बयान निकल के सामने आया कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो हम यानी हिजबुल्लाह और हुतीज ग्रुप दोनों ही ईरान के साथ जंग के मैदान में खड़े हो जाएंगे। और यही वजह है कि जो जेरल फोर्ड है उसको इजराइल के तट पे लेके जाके खड़ा कर दिया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इजराइल के ऊपर इतना भयानक हमला होगा कि इजराइल उस हमले से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के कहने पे भी ईरान के ऊपर हमला भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैलकुलेशन इनकी नहीं फिट बैठ रही कि आखिर ईरान से हम निपटेंगे कैसे। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर अमेरिका को लगातार लग रहा है कि उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। इधर लगातार अमेरिका को लग रहा है कि जितने हथियार उसके पास है वो हथियार अभी भी नाकाफी है ईरान को दहलाने के लिए। इस वजह से रिपोर्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि 22 के करीब B2 बम्बरों का ऑर्डर फिर से अमेरिका ने दे दिया। यानी अमेरिका के पास फिर से 22 B2 बम्बर आने वाले हैं। यानी इनके पास जितने F-35, F-16 ये तमाम फाइटर जेट हैं, अमेरिका की ही कैलकुलेशन के हिसाब से ये तमाम फाइटर जेट अभी भी मुकम्मल नहीं है ईरान को दहलाने के लिए। इस वजह से सोचिए आप, 22 के करीब फिर से B2 बॉम्बरों को ऑर्डर किया और कहा है कि ये B2 बॉम्बर लेके आया जाए ताकि जब भी मौका पड़े हम सटीक और प्रीसियस हमला कर सकें। खैर दोस्तों, इधर पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट की लड़ाई से डिस्टर्ब है, लेकिन हम जो भारत के लोग हैं वो अपनी ही सिचुएशन से इस कदर परेशान हैं कि उस सिचुएशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि ईरान में लाख बुराई हो लेकिन वहां पे ईमानदारी। इस वजह से ईरान आज मजबूती के साथ लड़ रहा, लेकिन भारत अंदर ही अंदर कितना खोखला होता चला जा रहा, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं। खबर आपने सुनी होगी, मैंने भी आपको बताई थी, अलग अलग चैनलों से भी ये बात आपको पता होगी कि जब तारिक रहमान, दरअसल बांग्लादेश में चुनाव हुआ था, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में बांग्लादेश में भारतीयों के बारे में क्या कुछ बोला गया आपको खूब पता है। भारत के 7 राज्यों को काटने की बात हुई, हिंदुओं को मारा गया, टॉर्चर किया गया। और हमारे देश की जो कट्टर हिंदूवादी सरकार है बीजेपी सरकार, उससे लोग उम्मीद रख रहे थे कि बीजेपी कोई एक्शन लेगी, कुछ करेगी, लेकिन बीजेपी वहां खामोश थी। चलिए ठीक है, आपने डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं खराब किए, आप खामोश रहे। अब सुनिए कि जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं और शपथ ग्रहण समारोह जब इनका ऑर्गेनाइज होता है तो तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला साहब पहुंच जाते हैं, जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और जिनके ऊपर राहुल गांधी और अपोजिशन के तमाम लीडरों ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। अब खबर आप सुनिए कि तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बने हुए 72 घंटे भी नहीं बीते हैं कि तारिक रहमान ने भी अपना असली रंग दिखाया और भारत की जो एयरलाइन स्पेस जेट है, एयर स्पेस जेट जो है, स्पाइस जेट माफ कीजिएगा, उस स्पाइस जेट को रोक दिया उड़ान भरने के लिए। कहानी यह है कि स्पाइस जेट का कुछ रकम बकाया था। अगर यही मेन मुद्दा है तो बांग्लादेश भी भारत में बिजली खरीदता है भारत से, और बिजली का पैसा बांग्लादेश ने नहीं दिया है, लेकिन भारत ने आज तक बिजली नहीं काटी। लेकिन तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते ही पहला फरमान यह सुनाते हैं कि स्पाइस जेट अब बांग्लादेश के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब सुनिए, बांग्लादेश तो हमें लाल आंखें दिखा ही रहा है दोस्तों। इधर अब आपकी स्क्रीन पे खबर है कि बहराइच में एक सरकारी टंकी बनी थी कई करोड़ की लागत से, और जैसे इस टंकी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद इसका इनॉग्रेशन होता है,
टंकी लीक हो जाती है, भरभरा के गिर जाती है। उसका वीडियो छोटा सा देखिए आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पानी की जो टंकी है वो ढह गई, और इसमें जो पैसा लगा था किसका लगा था? हमारे आपके मेहनत और खून पसीने की कमाई का पैसा दोस्तों लगा था। लेकिन इसके बावजूद भी ये टंकी गिर गई, मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब आपको आपकी जान की कीमत बताता हूं कि भारत में अगर आप पैदा हुए तो आपकी जान की कीमत क्या है। खबर सुनिए। महाराष्ट्र में मेट्रो पिलर 4 बन रहा था और इसी दौरान मेट्रो पिलर 4 गिर जाता है और गिरने की वजह से एक इंसान की मौत हुई और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। अब सरकारी काम हो रहा था, नीचे कोई जा रहा, पिलर गिर गया, आदमी मर गया। अब क्या हुआ सरकार का? सरकार ने फौरन उस कॉन्ट्रैक्टर पे जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके ऊपर फाइन ठोक दिया। फाइन कितना? 5 करोड़। साथ ही जो मैनेजर था उसके ऊपर 1 करोड़, यानी 6 करोड़ का फाइन लग गया। अब आपके दिमाग में आ गया कि भाई साहब 6 करोड़ का फाइन लग गया, चलो जो मरा है, जो घायल हुआ है, उसकी कुछ मदद हो जाएगी। यही तो आप गलत हैं। फ्री में राशन लेना हो तो लीजिए, बाकी कोई उम्मीद मत रखिए। खबर सुनिए आप। इस 6 करोड़ में से 5 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे, सहानुभूति के तौर पे, सांत्वना के तौर पे जो शख्स मरा था उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जो लोग घायल थे उनको बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया गया और कहा गया कि तुम्हारा हम फ्री में इलाज करवा देंगे। अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि फ्री में इलाज तो सरकारी अस्पताल में ऑलरेडी हो रहा था, तो इसमें कौन सा एहसान? सरकार के खाते में एक्सीडेंट के जरिए आए 6 करोड़, मृतक को मिला 15 लाख रुपए। पहले 5 लाख का ऐलान हुआ, फिर एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि हम 15 लाख देंगे। अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि बाकी जो 5 करोड़ 85 लाख बचे उनका क्या हुआ? वो सरकारी खाते में चले गए। फिर कोई एक्सीडेंट होगा, फिर ऐसे ही फाइन लगा दिया जाएगा। यानी सरकार के इनकम का एक अच्छा जरिया यह है कि किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में आपकी मौत हो जाए, आपके नाम पे सरकार की झोलियां भरती रहेगी और 10-5 लाख रुपए आपके घर वालों को भी मिल जाएंगे। यानी सरकार का फायदा हुआ 5 करोड़ 85 लाख का, आपके घर वालों को मिला 15 लाख। बाकी झुंझुना बजाते रहिए, चूंकि भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। यही अच्छे दिन की कहानी है। इसी के बारे में जब मैं बोलता हूं, जब ऐसे सिस्टम से जुड़े सवाल उठाता हूं, तो सिस्टम क्या करता है? या तो FIR कर देता है मेरे ऊपर, या फिर वीडियो डिलीट कर देता है, और जो अंधभक्त मंडली है उनके पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। भाई आप सोच के देखो, अगर एक्सीडेंट होगा तो ये थोड़ी ना सोचेगा कि मरने वाला हिंदू है कि मुसलमान। पिलर तो किसी के ऊपर भी गिर सकता था। अब ताजुब की बात सुनिए, मरने वाले लोग भी हिंदू थे, तो अंधभक्त मंडली यहां पे मुस्लिम कार्ड भी नहीं खेल सकती। लेकिन कितना गजब का एक तरह से स्कैम चल रहा है इस देश में एक्सीडेंट के नाम पे, ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। और ये सवाल जब तक आप नहीं उठाएंगे, आप यकीन मानिए आपके वोट की ताकत की कोई वैल्यू इस देश में नहीं रह जाएगी। ये बात आप समझिएगा। खैर दोस्तों, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, और वो खबर आपसे मिस ना हो, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की हिफाजत करें।